तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण कृतिका के जो हमारे पाठ हैं तीनों उनके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा वीडियो को पूरी देखें और परीक्षा के अंदर अच्छे अंक लाने में सफल होएं। तो बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर फर्स्ट, इस जल प्रलय में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। तो बेटा जैसे ही उन्होंने ये पता चला कि भी बाढ़ हमारे क्षेत्र में प्रवेश करने वाली है, तो लोग क्या क्या तैयारियां करने लगे कि भी बाढ़ की खबर सुनकर जो दुकानदार थे वे अपनी दुकानों का सामान ऊपर के मंजिलों पर पहुंचाने लगे और अपने सामान को सुरक्षित स्थानों पर भेजने लगे। अधिकांश लोग अपने घरों में ईंधन, मोमबत्ती, दियासलाई, कंपोज की गोलियां, पीने का पानी आदि एकत्रित करके बैठ गए और बाढ़ के पानी आने की प्रतीक्षा करने लगे। नेक्स्ट कहता है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। क्योंकि बेटा जो लेखक था वो क्या था, एनसीसी का विद्यार्थी रहा था, स्काउट का। अतः जब उसे पता चला कि पटना के राजभवन, मुख्यमंत्री निवास, राजेंद्र नगर आदि क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, तो वो बाढ़ देखने के लिए उत्सुक था। क्यों? क्योंकि बेटा पहली बात तो उसने बाढ़ के बारे में पहले सिर्फ सुना था, लेकिन ऐसे बाढ़ से घिरते हुए उन्होंने किसी क्षेत्र को नहीं देखा था और अब वह इस दृश्य को अपनी आंखों से देखने वाला था। और वो इसलिए भी उत्सुक था क्योंकि वो पल पल की जानकारी एकत्रित करना चाहता था कि भी जो पानी है वो कहाँ तक पहुँच गया है। नेक्स्ट है, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों। तो बाढ़ के उफनते पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ का पानी जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो बेटा वहाँ अपनी तेज गति के कारण सब कुछ डुबोता चला जा रहा था। यही कारण है कि जब लेखक अपने मित्र के साथ रिक्शा में बैठकर बाढ़ के पानी को देखने जा रहा था, तो बेटा क्या है कि अभी वो एक तेज करंट की भांति लोगों को प्रभावित कर रहा था, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। तो इसीलिए और अनेक लोगों को, उनके घरों को अपनी चपेट में लेते हुए जा रहा था। जिधर से भी वो जा रहा था तो बेटा क्या था कि भी अपनी विनाश लीला दिखा रहा था, तो इसीलिए उसको मृत्यु का तरल दूत कहा है। आपदाओं से निपटने के लिए कुछ सुझाव दीजिए। तो बेटा जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे भूचाल है, आंधी है, चक्रवात है, अकाल है, बाढ़ है, भूकंप है, तो बेटा ये सारी हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। तो इनसे निपटने के लिए हमने क्या क्या सुझाव देने चाहिए। फर्स्ट एक तो बेटा मौसम की जानकारी से अपने आप को हमें अवगत रखना चाहिए। नेक्स्ट कि भी ये जो हमारा ज़रूरी सामान है वो आपके पास पहले से ही मौजूद हो ताकि हम समय रहते उस समस्या से निपट सकें। बारिश आने से पहले जो गली हैं, नालियां हैं, ड्रेन वगैरह हैं, उनकी साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने आप को बचा सकते हैं। नेक्स्ट कहता है, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी। क्यों बढ़ गई थी बेटा? क्योंकि पान की दुकान पर एक तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर रखा हुआ था और उस ट्रांजिस्टर से जो लोग थे वो पल पल की जो खबरें थी वो सुन रहे थे और वहाँ पर पान चबा रहे थे। इस तरह से यानी कि बेटा जब समूह में लोग एकत्रित होते हैं और वो भी ऐसे माहौल में, जब उस क्षेत्र के अंदर जो बाढ़ थी वो क्षेत्र को अपनी चपेट में लेते हुए जा रही थी, तो लोगों को क्या था बेटा कि भी भय भी था। वो अपने भय को कम करने के लिए इस तरह का सहारा ले रहे थे, आपसी बातचीत को बढ़ावा दे रहे थे ताकि वो उस भय से मुक्त अपने आप को रख सकें। और इस भीड़ भरी जगह में बेटा पान खाने की इच्छा होना लाजमी था, तो इसीलिए क्या था कि भी पान वाले की बिक्री बढ़ गई थी। नेक्स्ट कहता है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो बेटा हैजा है, प्लेग है, बुखार है, मलेरिया है,
पकाई घाव होते हैं बेटा, जो हाथ पैरों की उंगलियां होती हैं वो गलने लगती हैं पानी के कारण, तो वो सारी बीमारियां पकाई घाव जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह की बीमारियां हमारी पानी से फैलती हैं। नेक्स्ट कहता है लेखक बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। तो बेटा इस चीज़ के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अभी जो लेखक था वो क्या था, स्काउट गाइड का विद्यार्थी था। और जो लेखक की बेटा जन्म भूमि थी वो पर्वतीय क्षेत्र था, यानी कि ऊंचाई के स्थान पर था। और जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के जो लोग थे वो लेखक के क्षेत्र में आकर के शरण लेते थे। और वो क्या था बेटा, एक ऐसी संस्थाओं से जो लेखक जुड़ा हुआ था, जो स्वयं सेवकों की संस्थाएं थी। तो इस मुसीबत के जो स्वयं सेवक होते थे वो सहायता के लिए आगे आते थे। तो इस तरह से जो लेखक था वो बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट कहता है लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी। अब हमारा बेटा लेसन आ गया सेकंड, मेरे संग की औरतें। उसका क्वेश्चन है ये कि अभी जो लेखिका थी उन्होंने अपनी नानी को देखा भी नहीं था, लेकिन वो उनके व्यक्तित्व से प्रभावित क्यों थी। क्योंकि बेटा वो अपनी नानी के किस्से सुनती थी। ठीक है, तो उसकी नानी क्या थी, अनपढ़ महिला थी, पर्दे में रहने वाली थी और वो परंपराओं में जकड़ी हुई थी। जो उसके पति थे बेटा वो विलायती ढंग से जीवन जीते थे, लेकिन वो अपने पति से उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। और पर्दे में रहते हुए भी अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने अपने पति के मित्र से मिलकर अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने का निश्चय लिया था। ठीक है, तो इसीलिए वो उनसे प्रभावित थी। नेक्स्ट कहता है लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है। तो बेटा वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं थी बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से थी। क्योंकि उनके मन के अंदर आज़ादी का जुनून मौजूद था, इसीलिए वो अपनी पुत्री के लिए भी एक ऐसे वर का चुनाव करना चाहती थी जो आज़ादी का सिपाही हो। तो इसीलिए बेटा हम ये कह सकते हैं कि भाई वो आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ी हुई थी बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से वो जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट कहता है लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में उसकी लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं बतानी है। तो बेटा फर्स्ट के भी वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, जो गोपनीय बातें होती थी वो दूसरों को नहीं बताती थी, और पढ़ी लिखी महिला थी। तो गांव जो परिवार के लोग थे वो हर काम में लेखिका की राय लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से भी किसी व्यक्ति को सही राह पर लाया जा सकता, पाठ के आधार पर बताइए। तो बेटा इसके अंदर क्या था कि अभी जब वहाँ पर परिवार में शादी चल रही थी, लेखिका के घर का वातावरण ऐसा था जो शादी के माहौल से घिरा हुआ था। तो क्या होता है, उनके घर में एक चोर घुस जाता है, तो दादी उस चोर को देख लेती है। वो उस चोर को न तो डराती है, न धमकाती है, और न ही उसे उपदेश देती है, बल्कि बेटा उसे पानी मंगवाती है और पानी पीती है, और पानी पीकर फिर वो उस चोर को बेटा कहकर संबोधित करती है। तो इतना अपने प्रति लगाव देखकर जो चोर है बेटा वो चोरी करना छोड़ देता है और उनकी खेती का कार्य संभाल लेता है। नेक्स्ट कहता है शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो बेटा शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। ठीक है, क्योंकि जब लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से शहर के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में जब उसकी नियुक्ति हुई थी, तो वहाँ बच्चों के लिए ढंग का कोई स्कूल नहीं था। तो उसने क्या किया, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का अनुरोध किया कि भाई वो सीमेंट कारखाने से आर्थिक सहायता लेकर के प्राइमरी स्कूल खोल दे। लेकिन उसने क्या कहा कि भाई यहाँ पर जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है, तो इसलिए उसने उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया। फलतः उसने स्वयं अपने प्रयासों से एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें 3 भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़। ठीक है, और लेखिका ने अपने प्रयासों से क्या किया, राज्य सरकार से उस स्कूल को मान्यता भी दिलवाई। नेक्स्ट कहता है हमारा 3rd चैप्टर रीढ़ की हड्डी। ठीक है,
तो बेटा देखिए जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक न्याय संगत है। तो बेटा क्या है, जो मनुष्य का स्वभाव होता है बेटा, वो अतीत की बातें याद करता है और पल भर के लिए वो अपने आप को खुश रखता है। लेकिन बेटा हम ये मानते हैं कि भी इस तरह की तुलना करना तर्क संगत नहीं है। क्योंकि जो समय होता है वो हमेशा ही परिवर्तनशील होता है। पुराने ज़माने में कुछ अच्छी चीज़ें थी तो बेटा उसके अंदर कुछ बुरी प्रथाएं भी उस समय के अंदर थी, तो इसी तरह वर्तमान समय के अंदर भी हैं कि भाई कुछ बुराइयां हैं तो कुछ अच्छाइयाँ भी हैं। तो जो समय होता है बेटा वो हमेशा ही परिवर्तनशील होता है। नेक्स्ट कहता है, राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छुपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। तो बेटा उनकी क्या व्यवस्था थी कि भाई हर पिता का एक सपना होता है कि भाई उसकी बेटी के लिए एक अच्छा परिवार, अच्छा लड़का वो ढूंढ सके। तो इसीलिए क्या किया था कि भी उसने अपनी बेटी का रिश्ता गोपाल प्रसाद के बेटे शंकर से किया था। लेकिन वो अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को वहाँ पर छिपाते हैं। क्यों? क्योंकि गोपाल प्रसाद की ये शर्त होती है कि भाई जो लड़की है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या करता है, एक लड़की के पिता को झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है। नेक्स्ट कहता है, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छुपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो बेटा दोनों समान रूप से अपराधी थे। क्यों? क्योंकि गोपाल प्रसाद अपने बेटे के लिए अपने बेटे का रिश्ता जब लेते हैं, जब राम स्वरूप उनके घर आते हैं, तो बेटा वो विवाह को एक बिजनेस का रूप मानते हैं, जिसका बिजनेस हमारा क्या होता है, व्यापार होता है, जो केवल निर्जीव वस्तुओं का किया जा सकता है। दूसरी ओर क्या है कि भी जो राम स्वरूप है वो अपनी बेटी की शिक्षा केवल मैट्रिक तक बताते हैं। वह अपनी बेटी की पसंद नापसंद का भी कोई ख्याल नहीं रखते कि भी वो इस तरह झूठ बोल रहे हैं तो क्या इस झूठ से उनकी बेटी खुश होगी या नहीं होगी। तो बेटा दोनों समान रूप से अपराधी थे। नेक्स्ट कहता है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत होती है। तो बेटा उमा जैसी लड़की की होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक उमा जैसी जो लड़की होती है बेटा वो उनका जो व्यक्तित्व है वो समाज में योगदान दे सकता है। ठीक है, तो बेटा इसमें जैसे उमा जैसी लड़की की आवश्यकता क्यों है समाज को? क्योंकि वो एक समाज को नई दिशा दे सकती है, जबकि जो शंकर था वो चरित्रहीन और कमज़ोर व्यक्ति था। ठीक है, वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता था, वो दूसरों के कहने पर चलता था। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता। जैसे रीढ़ की हड्डी है बेटा वो आपके शरीर का संतुलन बनाने में प्रमुख भूमिका निभाती है। तो रीढ़ की हड्डी विचारों का प्रतीक है। जिसके विचार ही दृढ़ नहीं होंगे वे जीवन के हर क्षेत्र में कमज़ोर ही होंगे। तो रीढ़ की हड्डी शीर्षक सार्थक है। फिर कहता है, कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो बेटा हमारी विचार से तो क्या है, एकांकी के जो मुख्य पात्र है वो हमारी उमा है। क्यों है? क्योंकि उमा ही स्पष्ट करती है लड़का और लड़की दोनों ही बराबर हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव करना अनुचित है। लड़कियों को चार दीवार में बंद नहीं रखा जा सकता। शर्तों से किया गया विवाह ज़्यादा दिनों तक भी नहीं चल पाता, इसलिए लड़के और लड़की की रजामंदी भी ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर दे रखा है, एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं। तो राम स्वरूप हमारा क्या है, अविवेकी किस्म का व्यक्ति है, लड़कियों की शिक्षा का पक्षधर है, इसलिए अपनी पत्नी द्वारा विरोध करने पर भी वो अपनी बेटी को पढ़ाता है लिखाता है। परंतु उमा का शंकर जैसे लड़के से विवाह करके लालची व्यक्तियों से वो शिक्षित बेटी को भी अशिक्षित करार देने पर विवश हो जाता है। गोपाल प्रसाद एक दकियानुशी किस्म का व्यक्ति है, यानी कि चापलूस जिसको हम बोलते हैं। उसकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। वह विवाह जैसे पवित्र रिश्ते को भी क्या कहता है, बिजनेस मानता है। ठीक है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? भी एकांकी का उद्देश्य है बेटा, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा जो एकांकी लिखी गई है उसका उद्देश्य है योग्य लड़कियों की आवाज़ को बुलंद करना। वह एकांकी के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा पर बल देता है।
वह पुरुष की भांति ही स्त्रियों के स्वतंत्र व्यक्तित्व का पक्षधर है। समाज में स्त्रियों की दशा भेड़ बकरियों या बेजान वस्तुओं जैसी नहीं मानी जानी चाहिए, इसलिए वह उमा के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो बेटा उनके अधिकार दिलाने में उनकी मदद कर सकते हैं। घर परिवार में महिलाओं को सम्मान देकर समाज का सहयोग कर सकते हैं। दहेज न लेने का प्रण कर सकते हैं। उन्हें पारंपरिक संपत्ति में भी समान अधिकार दिलाने में सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इसके अंदर दे रखा है, शंकर का व्यक्तित्व तो बताइए। तो बेटा जो शंकर है वो क्या है कि इस निपटने वाला व्यक्ति है, यानी कि वो कमज़ोर व्यक्ति है। वो अपनी बात रखने में भी मजबूत नहीं है। तो बेटा उसकी कमर झुकी हुई है और उसको बैकबोन बुलाते हैं। क्यों? बीएससी के बाद लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है। गोपाल बाबू की पढ़ी लिखी लड़की के लिए कैसे विचार थे। तो बेटा गोपाल बाबू वकील थे, वो सभा सोसाइटियों में भी जाते थे। उनका लड़का भी पढ़ा लिखा था, परंतु उन्हें लड़के के लिए बहु कम पढ़ी लिखी लड़कियां उसे पसंद नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि वो उनकी समझ से जो पढ़ी लिखी जो लड़कियां होती हैं उनके नखरे बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, वे अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगती हैं, पॉलिटिक्स पर बहस करने लगती हैं। तो गृहस्थी संभालने के लिए उसे क्या है, कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। राम स्वरूप ने उमा की शादी के लिए झूठ क्यों बोला? क्योंकि बेटा वो विवश था, क्योंकि वो अपनी बेटी को एक अच्छा परिवार दिलाना चाहता था, तो इसलिए वो अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है। नेक्स्ट कहता है, एकांकी के आधार पर उमा की चारित्रिक विशेषताएं। तो बेटा चारित्रिक विशेषताएं, एक तो गृह कार्य में दक्ष थी, उसे वस्तु बनाना पसंद नहीं था, उसको पढ़ना लिखना पसंद था, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने में सहायक थी वो। ठीक है, और जो लड़की जो विवाह को एक बिजनेस मानते हैं उनको सबक सिखाने के लिए वो तैयार थी। सजावटी वस्तुएं उसे पसंद नहीं थी, यानी कि दिखावे में वो विश्वास नहीं रखती थी। तो ये हमारी उमा की चारित्रिक विशेषताएं आ जाएंगी। तो बेटा ये हमारे कृतिका के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपका मार्गदर्शन करने में मदद करेंगे। तो बेटा उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी परीक्षा में सफलता मिल सके। ठीक है, तो बेटा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।